तो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो वीडियोस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कर रहे, थियोरी पार्ट के वीडियोस हो या प्रैक्टिकल सम्स के वीडियोस हो, और उसके बेस पे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि सम सॉल्व करवा के दीजिएगा या थियोरी का कोई पार्ट समझा के दीजिएगा। तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी रिक्वेस्ट है उतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट और उसकी प्रिंसिपल है। ये टॉपिक हमारे ऑडिटिंग बुक में से है जो कि सेम 6 का हमारा ऑडिटिंग का पार्ट है। तो इसमें हम लोग तो पहले ये समझेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और वो कब लागू होता है, और सेकंड चीज़ इसमें देखेंगे कि इसकी प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वजह से मैंने इसका वीडियो बनाया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है वो हम जानेंगे। इसका मतलब क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट? तो कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो हम लोग अपनी कंपनी से कमा रहे हैं बाकी सारे क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। यानी सब कुछ पे करने के बाद, सारी लायबिलिटी पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट एज अ डिविडेंड हम शेयर होल्डर को देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसके बाद इसके 3 और डेफिनेशन दिए जिसमें हम लोग क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कब निकलता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अराइव एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। यानी डिविडेंड कब पे करते हैं? सबसे पहला, जब हम लोग का प्रॉफिट जो निकलता है डेप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस करने के बाद, वो प्रॉफिट से हम डिविडेंड पे कर सकते। सेकेंड, out of accumulated balance of profit of the earlier year remaining undistributed after the provision for the depreciation in mid। यानी प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट है जो अभी हम लोग इस साल लेके आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट एज अ डिविडेंड हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन परसुएंस ऑफ द गारंटी गिवन बाय द सच गवर्नमेंट। यानी कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को पैसे दे रही है, हमारी कंपनी को पैसे दे रही है कि ये पैसे जो है आप डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं, तब वो हम पैसा क्या करेंगे? डिविडेंड के रूप में हमारे शेयर होल्डर को दे देंगे। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक हम इसके ऊपर मूव कर रहे हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके 2 बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल यही रहता है कि जो भी शेयर होल्डर का कैपिटल रहता है वो हम लोग डिविडेंड के रूप में नहीं पे कर सकते। यानी शेयर होल्डर का जो कैपिटल रहता है वो हम किसके लिए शेयर होल्डर के पास से लेते? तो कोई लायबिलिटी पे करनी हो, कोई डेप्थ पे करना हो, उसके लिए हम शेयर होल्डर के पास से लेते, तो वो पैसे को हम प्रॉफिट के रूप में नहीं बता सकते। ठीक है, सेकेंड, अ डिविडेंड कैन ओनली बी पेड आउट ऑफ बोनाफाइड सरप्लस। अब दोस्तों बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब होता है कि जब सारी कंपनी की सारी लायबिलिटी वगैरह पे हो जाती है, डेप्रिसिएशन पे हो जाता है, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोनाफाइड प्रॉफिट। ठीक है, तो जो बैलेंस बचता है वो बोनाफाइड प्रॉफिट जो है हम एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को पे कर सकते हैं। आगे हम लोग को डेफिनेशन दिया हुआ यही चीज़ का। The amount available to satisfy the claim of the creditor in the share capital should not be utilized in the payment of the dividend। यानी जो अमाउंट क्रेडिटर को पे करना है वो हम लोग डिविडेंड के लिए पे नहीं कर सकते। जो क्रेडिटर पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो हम लोग एज अ डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग को दिया हुआ है द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। If the articles are provided that the profit should be computed in a prescribed manner, then unless such provision are ultra-vires, the company act, the profit must be computed in that manner only। यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है कि हम लोग को ये मैनर में हमारे डिविडेंड को पे करना है, तो हमको उसी मैनर में हमारे डिविडेंड को पे करना पड़ेगा। यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अगर किसी कंपनी को डिविडेंड पे करना है तो वो वैसे ही पे करेगा, और अगर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है कि डेप्रिसिएशन माइनस कर प्लस करे कुछ फ़ायदा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उसी तरीके से वो डिविडेंड को पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका नीचे केस दिया हुआ है, वो केस आप एक बार रेफ़र कर सकते हो। फिर हम लोग चलेंगे उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल पे। गाइडिंग प्रिंसिपल में हमारे 4 पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी शुड बी फॉलो। For computing the true divisible profit, it is necessary to adhere to the normally accepted principle of accountancy. A proper allocation of expense into capital and revenue is required to be made. Also, clear distinction between the revenue income and capital income is to be drawn.
According to the principle of accountancy, dividend cannot be paid out of capital profit. Similarly, before distributing the current profit, the losses of the earlier year must be set up against such profit. इसमें दिया क्या है, तो जब भी हम डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की कोशिश करते हैं तो उसके सबसे पहले तो हम लोग को उसके दो काम करने हैं। सबसे पहला तो हमको ये देखना है कि कौन सा एक्सपेंस जो है कैपिटल एक्सपेंस है और कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस हम अलग करने के बाद हम उसकी इनकम भी देखेंगे कि कौन सी इनकम कैपिटल इनकम है और कौन सी इनकम रेवेन्यू इनकम है। ये डिफरेंस का क्लियर होना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कैपिटल को रेवेन्यू में डाल दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे रूल के हिसाब से, अकाउंटेंसी के रूल के हिसाब से, कोई भी कैपिटल प्रॉफिट जो है डिविडेंड बांटने में मदद नहीं करेगी, ना उसमें से हमको डिविडेंड पे करना है, ठीक है। और उसके बाद ये निकल जाने के बाद हमारा जो भी पिछले साल का लॉस होगा वो लॉस भी हमको पहले पे करना पड़ेगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों हम लोग के जो मेन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, यानी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो डिविडेंड का रूप दिया हुआ है, यानी किस टाइप में हम लोग को डिविडेंड पे करना है वो लिखा रहेगा, उसी टाइप में हम लोग को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी कोई और रूल्स फॉलो नहीं कर सकती, ठीक है। थर्ड, लीगल डिसीजन, अगर कोई कंपनी को कोर्ट बोल रहा है कि तुमको डिविडेंड इस रूप में पे करना है तो उस कंपनी को उसी रूप में डिविडेंड पे करना पड़ेगा। मतलब अगर कोर्ट ने ऐसा सजेशन दिया है कि तुम्हारी कंपनी का डेप्रिसिएशन और लॉस ये सब सेट ऑफ होने के बाद जो पैसा बच रहा है वो डिविडेंड के रूप में दो, तो कंपनी उसी तरीके से देगी। और अगर कोर्ट ऐसा बोलेगी कि डेप्रिसिएशन देना ना देना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट आ रहा है डायरेक्टली तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ऑडिटर उस हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ हम लोग का है प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 123(1) provides that no dividend shall be declared to or paid by the company from its reserve other than free reserve, that is general reserve। यानी कोई भी डिविडेंड जो है रिजर्व में से पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व को छोड़ के। जनरल रिजर्व हमारा क्या रहता है, तो जो भी हम लोग एडिशनल प्रॉफिट कमाते हैं वही हमारा जनरल रिजर्व रहता है। तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस से हम डिविडेंड को अमाउंट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है और उसके प्रिंसिपल से ये ख़त्म हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के लिए शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।